हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। सभी माता पिता अपने शिशु को हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं और उसके बीमार होने पर वो काफ़ी बेचैन भी हो जाते हैं। कैसा हो अगर आपके बच्चे को कभी कोई गंभीर बीमारी होने का खतरा ही ना हो। जी हाँ, नवजात शिशु का गर्भनाल रक्त संग्रहण यानी कि कॉर्ड ब्लड स्टीम सेल बैंकिंग करवाकर भविष्य में उसे कई प्रकार के कैंसर व अन्य गंभीर रोगों से बचाया जा सकता है। वैसे तो स्टेम कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको नवजात शिशु के गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिका के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्टेम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। स्टेम कोशिका एक प्रकार की मूल कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करेंगे भ्रूण स्टेम कोशिका के बारे में। भ्रूण स्टेम कोशिका गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर का निर्माण करती है और भ्रूण में पाए जाने की वजह से इन्हें भ्रूण स्टेम कोशिका कहा जाता है। ये शरीर के किसी भी अंग या ऊतक के कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। शरीर में गंभीर चोट लगने पर इनकी सहायता से क्षतिग्रस्त अंग को ठीक किया जा सकता है। एक भ्रूण से निश्चित संख्या में ही स्टेम कोशिका निकाली जा सकती है। ये कोशिकाएं अपरिपक्व होने की वजह से अस्थिर होती हैं और इनके कैंसर कोशिकाओं में बदलने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं अडल्ट स्टेम कोशिका के बारे में, यानी वयस्क स्टेम कोशिकाएं बच्चों व बड़ों सभी के शरीर में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से शरीर के अलग अलग भागों में विशिष्ट अंगों व ऊतकों की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं जिस ऊतक में पाई जाती हैं उसका दोबारा निर्माण करने में सक्षम होती हैं। वयस्क स्टेम कोशिका के कैंसर कोशिकाओं में बदलने की आशंका नहीं होती और लंबे समय से इसका चिकित्सकीय उपाय किया जा सकता है, अतः यह विश्वसनीय होता है। वयस्क स्टेम कोशिका लेने के लिए अक्सर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ये शरीर में सीमित मात्रा में पाई जाती है। इन कोशिकाओं की दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता सीमित होती है और ये एक या दो ऊतकों की कोशिकाओं का ही निर्माण कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिका के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यह नवजात शिशु की गर्भनाल के रक्त में पाई जाती है। फिलहाल इस स्टेम कोशिका के चिकित्सकीय उपयोग को लेकर कई शोध कार्य हो रहे हैं और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि इसके जरिए आने वाले समय में कई लाइलाज बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। ये स्टेम कोशिकाएं गर्भनाल में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं और इसे निकालते समय शिशु को किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होता, इसलिए इसे निकालना आसान होता है और बहुत सुरक्षित भी। गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिका के वायरस द्वारा संक्रमित होने का खतरा कम होता है और इसके कैंसर कोशिकाओं में विकसित होने की आशंका भी बेहद कम होती है। इसके अलावा ये स्टेम सेल शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। गर्भनाल के रक्त के 1 यूनिट में स्टेम कोशिकाओं की सीमित मात्रा होती है। अब आपके मन में जरूर सवाल आता होगा कि नवजात शिशु का गर्भनाल रक्त क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। शिशु के गर्भनाल और प्लेजेंटा में पाए जाने वाला रक्त जो उसके विकास के दौरान बाकी बचा रह जाता है, गर्भनाल रक्त या कॉर्ड ब्लड कहा जाता है। इसमें गर्भनाल रक्त स्टेम सेल या फिर स्टेम कोशिकाएं एक प्रकार की मूल कोशिकाएं हैं जो शिशु के शरीर के सभी अंगों का निर्माण करती हैं, मौजूद होती हैं, जो रक्त व शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों को विकसित करती हैं। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर्स आपको सजेशन देते होंगे कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में। अब हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपके नवजात शिशु के जन्म के बाद उसकी गर्भनाल व प्लेजेंटा में थोड़ा रक्त बचा रहता है और यह रक्त नवजात स्टेम कोशिकाओं से भरपूर होता है। भविष्य में शिशु को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए डॉक्टर शिशु के गर्भनाल के रक्त को संरक्षित करने की सलाह देते हैं। शिशु की गर्भनाल का रक्त इकट्ठा करने और उसे संरक्षित करने की प्रक्रिया को गर्भनाल रक्त स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल बैंकिंग कहा जाता है। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्यों की जाती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है।
गर्भनाल रक्त के कई फायदे होते हैं, इसलिए कई विशेषज्ञ दंपति यानी पति पत्नी को उसके नवजात शिशु की कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सलाह दी जाती है। इसके काफी फायदे हैं, जैसे कि गर्भनाल रक्त ऐसी स्टेम कोशिकाओं से भरपूर होता है जो खून व रोग प्रतिरोधक तंत्र का निर्माण कर सकती है। ऐसे में कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के जरिए रक्त और प्रतिरोधक तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। भविष्य में शिशु का कोई अंग क्षतिग्रस्त होने पर उसके कॉर्ड ब्लड की मदद से उस अंग को ठीक किया जा सकता है। हालांकि इस विषय में अभी शोध जारी है, इसलिए स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। रक्त कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित रोगी का उपचार कीमोथेरेपी से किया जाता है। इससे उसके शरीर की रोगग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कीमोथेरेपी होने के बाद भी अगर रक्त कैंसर ठीक न हो तो डॉक्टर स्टेम सेल प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ शिशु के कॉर्ड ब्लड के जरिए रोगी के शरीर में नया खून व बीमारियों से लड़ने की क्षमता को विकसित किया जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बोन मैरो की तुलना में गर्भनाल रक्त अपरिपक्व होता है और यह बाहरी कोशिकाओं व अंगों पर आक्रमण नहीं करता, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के करीब 40% मामलों में मरीज का शरीर ट्रांसप्लांट को अपना नहीं पाता। इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तुलना में गर्भनाल रक्त या कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित होता है। सबसे अहम बात, यदि किसी व्यक्ति को स्टेम सेल की जरूरत है लेकिन उसे उसके शरीर के जरूरत के हिसाब से कोई मैच्योर स्टेम सेल डोनर नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए किसी अन्य शिशु की गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाएं जीवनदायी साबित हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं से किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कॉर्ड ब्लड स्टेम कोशिकाओं का उपयोग 80 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है, जिनमें कुछ प्रकार के कैंसर, रक्त संबंधी विकार और प्रतिरोधक तंत्र की बीमारियां प्रमुख हैं। इसके अलावा कई विशेषज्ञ गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण को थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और आनुवांशिक रक्त विकार का प्रभावी उपचार मानते हैं। एक वैज्ञानिक प्रयोग के तहत सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, टाइप 1 डायबिटीज आदि बीमारियों से पीड़ित बच्चों का उन्हीं के गर्भनाल रक्त स्टेम कोशिकाओं से उपचार किया जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इन रोगों का इलाज संभव हो जाएगा और आप अपने बच्चे का कॉर्ड ब्लड संरक्षित रखकर उसे इन सब गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। गर्भनाल रक्त यानी कॉर्ड ब्लड को नवजात शिशु के जन्म के समय ही इकट्ठा किया जाता है, इसलिए अगर आपको अपने शिशु का कॉर्ड ब्लड संरक्षित करवाना है तो इसके लिए प्रसव से पहले ही डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लें। इससे कॉर्ड ब्लड बिना किसी हड़बड़ी के संरक्षित किया जा सकेगा। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की प्रक्रिया 3 रूप में पूरी की जाती है। पहला चरण होता है चिमटी लगाकर गर्भनाल काटना, दूसरा चरण होता है कॉर्ड ब्लड निकालना और तीसरा चरण होता है कॉर्ड ब्लड को विशेष बैंक में भेजना। आपके शिशु का कॉर्ड ब्लड रखने के 3 विकल्प होते हैं: पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक, प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक और डायरेक्ट डोनेशन बैंक। अगर आप इनमें से किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दे दूंगी। अपने बच्चे को बीमार होते देखना किसी भी माँ और पिता के लिए एक दुखद एहसास होता है। ऐसे में अपने नवजात शिशु की कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल बैंकिंग के जरिए उसके भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं का उपचार करने में सहायता मिल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी के अलावा कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।